हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम अगस्त मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ऐसे कई करंट अफेयर्स हैं जो आने वाली आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मंथली करंट अफेयर सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। प्रॉपर सीक्वेंस से आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस वीडियो की डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है हमारा, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले संस्करण में सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के फर्स्ट एडिशन का आयोजन 20 जून से 4 अगस्त तक इंग्लैंड में किया गया। इसमें भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच खेले गए। इन 5 टेस्ट में से इंडिया और इंग्लैंड ने 2-2 टेस्ट मैच जीते हैं और 1 मैच ड्रॉ रहा है, जिसके कारण ये चैंपियनशिप ड्रॉ रही है। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी की बात करें तो इसे पाटोदी ट्रॉफी और एंथनी डी मेलो ट्रॉफी को मिलकर बनाया गया है। मतलब जब भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज होती हैं तो इन दोनों ऐतिहासिक ट्रॉफियों का महत्व जोड़कर एक नई संयुक्त ट्रॉफी दी जाती है। पाटोदी ट्रॉफी इंग्लैंड में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए होती थी एंड एंथनी डी मेलो ट्रॉफी भारत में भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए होती थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस ट्रॉफी के पहले संस्करण की बात करें तो सबसे ज़्यादा रन जो बनाए हैं वो शुभमन गिल ने बनाए हैं एंड सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं मोहम्मद सिराज ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप में चुना गया इंग्लैंड से हैरी ब्रूक को और इंडिया से शुभमन गिल को। ये ट्रॉफी देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही, इसलिए चांस बनता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पर शुभमन गिल सी आंसर। अगला आता है, सुर्खियों में रहा डार्डानेल्स जल डमरू मध्य स्ट्रेट किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ता है? तो डार्डानेल्स जल डमरू मध्य टर्की देश के नॉर्थ वेस्ट में स्थित हैं। ये जो स्ट्रेट है जल डमरू मध्य सी ऑफ मारमारा को एजियन सी से कनेक्ट करता है। यही स्ट्रेट एशिया और यूरोप को भी अलग करता है, इसी कारण से इसे गैलीपोली स्ट्रेट भी कहा जाता है। हाल ही में टर्की ने यहाँ पर शिप्स के आने जाने पर रोक लगा दी थी क्योंकि चानकाले प्रोविंस के जंगलों में आग देखने को मिली थी। यह फैसला सेफ्टी के लिए लिया गया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आता है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किताब भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है और ये समाज में किस तरीके से चेंजेस लाता है। अगस्त 2025 में इस बुक को लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, DY चंद्रचूड़ के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट है, सुदर्शन चक्र मिशन क्या है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2025 को PM मोदी ने लाल किले से इस मिशन की घोषणा की। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि दुश्मन की मिसाइल्स और एयर अटैक्स को रोक सकेगा। 10 साल में यानी 2035 तक इसे पूरी तरीके से विकसित किया जाएगा। यह रेलवे स्टेशंस, धार्मिक स्थल, पब्लिक एरियाज इनको सुरक्षा देगा। यहाँ पर इंडिजिनियस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। मिशन क्या है? स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट आता है, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप के 134वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो डूरंट कप दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में शिमला में हुई थी। 2025 का फाइनल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ। इसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डायमंड हार्बर को 6-1 से हराकर इतिहास रच दिया है और 34 साल में पहली बार ऐसी टीम बनी है जो खिताब को डिफेंड करने में कामयाब हुई है। 2024 में भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विनर थी और 2025 में भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विनर बनी है। यहाँ पर ए आंसर। अगला आता है, ला गणेशन जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ला गणेशन का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और नागालैंड के 16वें गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। इससे पहले वे वेस्ट बंगाल और मणिपुर के भी राज्यपाल रह चुके थे। ला गणेशन का संबंध तमिलनाडु से था और वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नर रहते हुए इनका निधन हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर नागालैंड, सी आंसर करेक्ट होगा। स्लिनेक्स एक्सरसाइज के 12वें संस्करण का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया? तो स्लिनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है। इस बार स्लिनेक्स के
12वें संस्करण का आयोजन 14 से 18 अगस्त को कोलंबो श्रीलंका में किया गया। भारत ने इसके लिए अपनी INS राणा और INS ज्योति शिप्स भेजी थी। ये एक्सरसाइज 2 फेज में आयोजित की गई थी। ध्यान रखिएगा, स्लिनेक्स एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज हैं जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती हैं। 2005 से आयोजित की जा रही हैं। यहाँ पर इंडिया एंड श्रीलंका। भारत का 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो एस रोहित कृष्णा भारत के 89वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। इससे पहले दिव्या देशमुख भारत की 88वें ग्रैंड मास्टर बनी थी जब उन्होंने FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता था। रोहित कृष्णा की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और उनकी उम्र मात्र अभी 20 साल है। यहाँ पर एस रोहित कृष्णा। नेक्स्ट आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? अपॉइंटेड एज अ मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो IOC ने अभिनव बिंद्रा को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। IOC ने टोटल 9 मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किए, जिनमें से अभिनव बिंद्रा भी एक हैं। यहाँ पर अभिनव बिंद्रा करेक्ट होगा। हम सभी को बताइए कि फॉर्मर इंडियन स्पोर्ट्स शूटर हैं, उत्तराखंड से आते हैं, इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का आयोजन 18 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में किया गया। ये इस कंपटीशन का 2nd एडिशन था। बात करें खिताब की तो मनिका विश्वकर्मा ने इस खिताब को अपने नाम किया है। इसी के साथ मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स 2025 के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा, मनिका विश्वकर्मा। यहाँ पर दोस्तों हम आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आने वाले टाइम में जैसे कि हम सभी को पता ही है कि बहुत सारी एग्ज़ाम लाइनअप है। SSC CHSL की एग्ज़ाम होने वाली है, CGL की एग्ज़ाम होने वाली है, दिल्ली कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, MTS का पेपर होने वाला है, UPSI का पेपर होने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने लास्ट टाइम रिवीजन के हिसाब से आपके लिए एग्ज़ाम वाइज स्पेशल पैकेज हमने प्लान किए हैं। इसमें आपको GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 1 लाइनर दिए हुए हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के 1 लाइनर हमने ऐड करके दे रखे हैं। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स के हमने आपको लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए ई-बुक प्रोवाइड करी है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इनके टॉपिक वाइज हमने ई-बुक आपको प्रोवाइड करी है। फुल लेंथ एग्जाम के हिसाब से हमने आपको मॉक टेस्ट भी दिए प्रैक्टिस के लिए। करंट अफेयर के लिए हमने पिछले 2 साल का आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा है, जिससे करंट अफेयर का हमारा क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। बात करें प्राइस की तो मात्र 30 से 50 रुपये के बीच में इनका प्राइस होने वाला है। बहुत ही नॉमिनल रखा है। आप इसको एनरोल कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? इसके लिए दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं एंड क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप सीधे एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक नंबर से सिलेक्शन जो है वो रुक जाता है, तो जितना हो सके हमको एफर्ट्स लगाने हैं। तो मेरी तरफ से जो मैंने बेस्ट रहा आपको इन पैकेज में प्रोवाइड किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए। चलिए वापस आते हैं लेक्चर पर। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? तो लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 लाया गया। इस अमेंडमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 को ये अमेंड करेगा। आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करता है। न्यू बिल के तहत अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और यूनियन या फिर स्टेट मिनिस्टर को 5 साल या उससे ज़्यादा के कोई भी ऑफेंस में 30 दिन तक के लिए अरेस्ट या कस्टडी में लिया गया है तो 31वें दिन उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। अगर PM 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें रिजाइन करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन माना जाएगा। CM की बात करें तो अगर CM 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें रिजाइन करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गवर्नर उन्हें हटा देगा। तो बहुत ही ज़्यादा अभी हाईलाइटेड है, सुर्खियों में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा किस अनुच्छेद को संशोधित करता है 130वां संविधान संशोधन विधेयक? आर्टिकल 75 को। बी आंसर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने अपनी 2025 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जारी की। इस इंडेक्स में एक देश की इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर किया जाता है। ये इंडेक्स बताता है कि कोई देश अपने रिसोर्सेस और पॉलिसीज का यूज़ करके अपनी इकोनॉमी और लोगों को कितना ग्रो कर सकता है। इसमें टॉप रैंक स्विट्जरलैंड की रही है जिसका स्कोर 100 है। भारत की इस इंडेक्स में 41वीं रैंक है, जबकि 2024 में इंडिया की रैंक रही थी 39। इस बार टोटल 69 कंट्रीज को रैंक किया गया है। पहले पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे है हांगकांग।
भारत की रैंक रही है 41। यहाँ पर पूछा गया कि शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, तो स्विट्जरलैंड ने। चर्चा में रहा लिपुलेख दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, तो लिपुलेख पास भारत के उत्तराखंड में स्थित है, भारत और चाइना के बीच स्थित है और भारत और तिब्बत को कनेक्ट करता है। हाल ही में भारत और चाइना ने इस पास को ट्रेड के लिए फिर से खोलने के लिए एग्रीमेंट किया है, इसलिए काफ़ी सुर्खियों में है। ध्यान रखिएगा, इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा सुंदरवन टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई। अब इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग कितना हो गया है, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा सुंदरबन टाइगर रिजर्व में 1044 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार को मंजूरी दी गई है। वेस्ट बंगाल में स्थित सुंदरबन टाइगर रिजर्व इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। अब इसका क्षेत्रफल हो चुका है 3629 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, जो कि 3728 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। सेकेंड नंबर पर आता है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा, 3629 स्क्वायर किलोमीटर। चर्चा में रही द्रुजबा पाइपलाइन किस देश में स्थित है, तो किस देश में स्थित है, रशिया में। यूक्रेन ने रशिया की द्रुजबा पाइपलाइन ऑयल पाइपलाइन जो है उसके एक पंपिंग स्टेशन पर रॉकेट्स और ड्रोन से अटैक किया। इस पाइपलाइन से रशिया से सीधे हंगरी और स्लोवाकिया को क्रूड ऑयल आपूर्ति की जाती है। इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहा जाता है। द्रुजबा पाइपलाइन को ये दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क में से एक है। इसकी लेंथ है 5500 किलोमीटर की। ये जो पाइपलाइन है रशिया से शुरू होती है, बेलारूस और यूक्रेन होती हुई स्लोवाकिया और हंगरी तक क्रूड ऑयल की आपूर्ति करती हैं। हाल ही में यूक्रेन ने रशिया की इस पाइपलाइन पर रॉकेट्स एंड ड्रोन से अटैक किया है, इसलिए सुर्खियों में बनी रही। रशिया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 की मेडल टैली में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के फर्स्ट एडिशन का आयोजन श्रीनगर के फेमस डल लेक में किया गया। ये 2025 में होने वाला 5वां खेलो इंडिया इवेंट है। ये एक ओपन एज कंपटीशन है जिसमें सभी उम्र के प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। इसमें देश के 400 से ज़्यादा एथलीट ने पार्टिसिपेट किया। इन गेम्स में 5 अलग अलग स्पोर्ट्स देखने को मिले, ड्रैगन बोट, रोइंग, कयाकिंग, शिकारा रेस, वाटर स्कीइंग, अलग अलग स्पोर्ट्स देखने को मिले। मेडल टैली की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आए 10 गोल्ड मेडल के साथ में। कुल मिलाकर 18 पदक हासिल करें। सेकेंड नंबर पर ओडिशा रहे, तीसरे नंबर पर केरला रहे। यहाँ पे पूछा गया शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, तो मध्य प्रदेश ने। अजय कुमार भल्ला, जिन्हें नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि नागालैंड के राज्यपाल का निधन हो गया, तो अजय कुमार भल्ला को अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है नागालैंड के राज्यपाल के रूप में। नागालैंड के 16वें गवर्नर ला गणेशन का हाल ही में निधन हो गया था। ये मणिपुर के 22वें गवर्नर हैं जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड के गवर्नर के रूप में। यहाँ पर मणिपुर करेक्ट आंसर है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में नेपाल ऑफिशियली शामिल हो चुका है। IBCA की स्थापना जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2023 में मैसूर कर्नाटक में हुई थी। ये एक इंटरनेशनल अलायंस है। इसका मेन गोल है दुनिया के 7 बड़े बिग कैट्स का कंजर्वेशन करना। इसे प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया था। 6 मेंबर है इसमें, इंडिया, निकारागुआ, एस्वाटिनी, लाइबेरिया, सोमालिया और नेपाल। यहाँ पर नेपाल सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में किन 2 प्रोजेक्ट 17A स्टिल्थ फ्रिगेट को एक साथ कमीशन किया गया है, तो 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम नेवल बेस पर प्रोजेक्ट 17A की 2 स्टिल्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को कमीशन किया गया है। यहाँ पर डी आंसर। ये शिप प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई है और एक नीलगिरी क्लास की स्ट्रेंथ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ये 7 एडवांस फ्रिगेट में से एक हैं। पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रोजेक्ट 17A जो है इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है। इसके तहत 7 स्टिल्थ फ्रिगेट्स बनाई जाएगी। ये 7 वॉरशिप्स पुरानी शिवालिक क्लास वॉरशिप को रिप्लेस करेगी। हाल ही में 2 स्टिल्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को कमीशन किया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम 2012 में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया था। यहाँ पर मेजर ध्यानचंद। लिथुआनिया का नया प्रधानमंत्री इनमें से किसे चुना गया,
किसे चुना गया है? इंगा रुगिनिये को। इंगा रुगिनिये को लिथुआनिया की संसद साइमस ने 26 अगस्त 2025 को नया प्राइम मिनिस्टर चुना। इंगा रुगिनिये की बात करें तो वर्कर्स राइट्स, सोशल जस्टिस के लिए अपने कामों के कारण जानी जाती हैं। संसद में उन्हें 78 वोट मिले और 35 वोट विरोध में पड़े। यहाँ पर इंगा रुगिनिये। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन कनाडा में किया गया। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 8 मेडल अपने नाम किए हैं और मेडल टैली में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये इस कंपटीशन का 19th एडिशन था। पहले नंबर पर साउथ कोरिया रहा है, जिसने 7 गोल्ड के साथ में कुल मिलाकर 17 मेडल अपने नाम किए। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप की बात करें तो एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप है। एज क्राइटेरिया रहता है इसका अंडर 18 और अंडर 21। 1991 में ये स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर भारत की बात हो रही है, कितने पदक जीते हैं? 8 पदक जीते हैं। डी आंसर। नेक्स्ट आता है 71th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? रानी मुखर्जी ने इस पुरस्कार को अपने नाम किया है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी शुरुआत अक्टूबर 1951 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है इन फिल्म अवार्ड्स को आयोजित करता है। पहले इन अवार्ड्स का नाम स्टेट फिल्म अवार्ड्स था। 1954 से इसका नाम बदलकर नेशनल फिल्म अवार्ड्स रखा गया। सबसे पहला बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड जो है मराठी फिल्म श्यामजी आई को दिया गया था। 71th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है 12th फेल को। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है फ्लोरिंग मैन को। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट फिल्म की बात करें एनिमेशन, VFX एंड कॉमिक को लेकर तो हनुमान मूवी को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सुदीप्तो सेन को दिया गया है द केरला स्टोरी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया जवान मूवी के लिए एंड विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। एंड बेस्ट एक्ट्रेस तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। बहुत अच्छी मूवी है, आप देखिएगा इसको। यहाँ पर रानी मुखर्जी सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच बनाई जा रही है? तो दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना की बात करें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तो इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। ये प्रोजेक्ट भारत और भूटान के बीच एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसे इन दोनों के द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। यह भूटान की कुरिच्चू रिवर पर बनाया जा रहा है। इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है। किन देशों के बीच बनाई जा रही है ये परियोजना? भूटान और इंडिया। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कॉमनवेल्थ यूथ गेम की बात हो रही है, तो कौन सा देश करेगा? माल्टा। ये इन गेम्स का 8th एडिशन होगा। 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2027 के बीच में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसमें केवल 14 से 18 साल की जो एज होती है एथलीट की वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन इसका आयोजन करता है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। इसे हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। माल्टा यहाँ पर करेक्ट होगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने खालिद जमील को इंडियन मेंस नेशनल टीम का कोच अपॉइंट किया है। अब 13 साल बाद इंडियन फुटबॉल टीम को एक नया इंडियन कोच मिला है। करंटली अगर हम इंडियन नेशनल मेंस टीम की बात करें तो कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की भी बात करी हमने। फुटबॉल का लेकर भारत में एक गवर्निंग बॉडी है, फीफा की मेंबर भी हैं। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1937 में। करंटली जो प्रेसिडेंट है इसके ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वो है कल्याण चौबे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया है? खालिद जमील को। नेक्स्ट आता है पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। यह पहली बार है जब ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में चेस का आयोजन कराया गया था। मैग्नस कार्लसन ने इस खिताब को अपने नाम किया है। नेक्स्ट आता है क्रोशेनिनिकोव ज्वालामुखी जिसमें 600 साल बाद विस्फोट हुआ, किस देश में स्थित है? तो ये ज्वालामुखी जो है रशिया में स्थित है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। ये एक डोरमेंट वॉल्केनो था जो कि लगभग 600 साल बाद इरप्ट हुआ है। ये वॉल्केनो रशिया के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है, पेनिनसुला में, जिसे लैंड ऑफ फायर एंड आइस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ के बीच कई सक्रिय और सुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस इरप्शन से ग्लोबल साइंटिस्ट ने वॉल्केनो एक्टिविटी के बारे में कई नई जानकारियां जो है वो प्राप्त करी हैं। बहुत सुर्खियों में रहा, ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है? रशिया में स्थित है। अगला आता है
पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन 4 अगस्त को न्यू दिल्ली में किया गया। इस आयोजन की थीम थी सप्तसूर 7 नेशन 1 मेलोडी। इसमें बिम्स्टेक देशों के कई सिंगर्स ने भाग लिया। उद्देश्य इसका म्यूजिक के जरिए बिम्स्टेक देशों के कल्चरल टाइज को मजबूत करना। अगला आता है शिबू सोरेन, जिनका अगस्त 2025 में निधन हुआ, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो शिबू सोरेन का अगस्त 2025 में 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ। झारखंड के प्रमुख पॉलिटिशियन थे। शिबू सोरेन राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। झारखंड के 3rd चीफ मिनिस्टर रहे थे शिबू सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। उनके बेटे हेमंत सोरेन जो हैं झारखंड के 5th सीएम अभी करंटली हैं। 2006 में कोल मिनिस्टर भी रह चुके थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? झारखंड। तो क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था कि सर जीएस को लेकर प्रॉब्लम हमको आती है एग्ज़ाम में और इसी वजह से हमारा सिलेक्शन भी रुक जाता है। इसका कोई सॉल्यूशन हो तो बताइए। तो जीएस को लेकर मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स का ऑप्शन अब आपके लिए अवेलेबल है। 100 घंटे के अंदर मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिस्टमेटिक तरीके से आपको जीएस जो है वो प्रोवाइड करी है। 100 घंटे में इस तरीके से कंप्लीट किया हमने कि टू द पॉइंट वही चीज़ें डिस्कस करी है जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए 100% अगर जीएस का वेटेज है तो अगर आप 60-70% भी अगर स्कोर कर लेते हो ना तो सिलेक्शन हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप पैटर्न को समझे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, उनसे क्वेश्चंस लगातार पूछते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को हमने यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इमेजिन करते हुए मैप के थ्रू और बहुत ही अच्छे डायग्रामेटिकली तरीके से हमने चीज़ों को कंप्लीट किया है। मैंने जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत थी इस कोर्स में मैंने आपको ट्रिक भी दी है जिससे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 60-70% स्कोर तो आपका ईजिली हो जाएगा जीएस में, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और 10-15% करंट अफेयर का वेटेज होता है, अगर वो ऐड कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पर बिल्कुल पक्का है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स में मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है। नोट्स आपको हिंदी में सेपरेट और इंग्लिश में अलग से मिल जाएंगे। बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो 100 आवर जीएस के कोर्स को एनरोल करने का ऑप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे कोर्स बाय अक्षय सर वाला आपको फोल्डर दिख जाएगा, इसमें ज्वाइन करने का ऑप्शन दे रखा है। देखिए 2 तरीके के ऑप्शन है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ में और 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ में। जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उसको एनरोल कर सकते हैं। आई होप आपको इसके बाद में जीएस को लेकर कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन आता है, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमले की याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या है? तो 2025 में हिरोशिमा एटम हमले को 80 साल पूरे हो चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने B-29 बॉमर एयरक्राफ्ट के जरिए हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया था। 2 परमाणु हमले देखने को मिले थे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया गया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फेटमैन नाम से एटम बम गिराया गया था। तो यहाँ पर हिरोशिमा के बारे में पूछ रहे हैं तो लिटिल बॉय डी आंसर। चर्चा में रहा महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? तो महानदी वाटर डिस्प्यूट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ के बीच हमको देखने को मिलता है, जो विशेष रूप से महानदी रिवर पर डैम्स एंड बैराज निर्माण को लेकर हैं। हाल ही में ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य आपसी सहमति से इस विवाद को निपटाने की घोषणा भी हुई है। टोटल लेंथ ऑफ महानदी रिवर की बात करें तो 858 किलोमीटर की है। इसमें से छत्तीसगढ़ में ये 53% हिस्सा रखती है और ओडिशा में 47% हिस्सा। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य देखने को मिलता है? ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। अगला आता है, इसरो द्वारा सोकर वैली में होप एनालॉग मिशन लॉन्च किया गया। सोकर वैली किस राज्य में स्थित है? सोकर वैली किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। हाल ही में इसरो ने सोकर वैली लद्दाख में होप एनालॉग मिशन का इनॉग्रेशन किया। इसके तहत होप स्टेशन पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी स्थितियां निर्मित करेगा। इससे भविष्य के इंटरप्लेनेटरी मिशंस के लिए रिसर्च में सहायता मिलेगी। सोकर वैली किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट आता है, बिहार का नया मुख्य सचिव न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? प्रत्यय अमृत को।
प्रत्यय अमृत बिहार कैडर के 1991 बैच के IAS ऑफिसर हैं। हाल ही में इन्हें बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अगर हम चीफ सेक्रेटरी की बात करें, मुख्य सचिव की बात करें, तो यह राज्य के चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर का चीफ एडवाइजर होता है। सभी विभागों के सचिवों का प्रमुख होता है। स्टेट गवर्नमेंट में टॉप सिविल सर्वेंट। प्रत्यय अमृत यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला आता है क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिज्ञ सत्यपाल मलिक का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच में जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रहे थे। इसके अलावा बिहार के गवर्नर रहे, गोवा के भी गवर्नर रहे। 18वें गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। इसके अलावा मेघालय में भी गवर्नर के रूप में कार्यरत रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो राजस्थान हमको दिख रहा है। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य नहीं किया है, तो बी आंसर करेक्ट होगा। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? तो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 हाल ही में जारी हुआ है, जिसमें बेंगलुरु ने इंडेक्स में 26वीं रैंक हासिल करी है, जो भारत के शीर्ष AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डेटा सेंटर हब बनकर उभरा है। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में टॉप 3 जो शहर रहे वो कौन कौन से रहे? सिंगापुर, सियोल और बीजिंग। यहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स की बात करें तो एक रिपोर्ट और रैंकिंग होती है जो दुनिया की अलग अलग शहरों को यह देखने के लिए आंकती है कि वे AI के विकास और इस्तेमाल में कितने आगे हैं। ध्यान रखिएगा, इस इंडेक्स में भारत का शीर्ष शहर कौन सा रहा है? बेंगलुरु रहा है। ए आंसर। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम अधिसूचित किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा। कुछ समय पहले वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर कार्यक्रम जो है वो अधिसूचित किया गया है। अगर हम राज्यसभा चेयरमैन की बात करें, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, तो आर्टिकल 63 के तहत भारत में बताया गया है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल 64 के तहत वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एंड आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का तरीका दिया गया है। यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो कौन सा है? आर्टिकल 66। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के चेयरमैन का कोई अलग से चुनाव नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। अगर हम वोटिंग की बात करें तो इसमें वोटिंग जो होती है सीक्रेट बैलेट से की जाती है। गुप्त मतदान हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स वोट देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केरल व तमिलनाडु की संयुक्त गणना में कितने नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं? तो केरल और तमिलनाडु की जॉइंट सेंसस संयुक्त गणना में 2668 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं। कितने? 2668। इसमें केरला में 1365 और तमिलनाडु में 1303 पाए गए हैं। नीलगिरी तहर को वराइडू या फिर नीलगिरी आइबेक्स भी कहा जाता है। ये पश्चिम घाट का पहाड़ी बकरा जैसा दिखने वाला एक जानवर है। अराविकुलम नेशनल पार्क जो है केरला में, वहाँ पर इसकी संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, राज्य पशु भी हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हाल ही में अभी हुई संयुक्त जनगणना में कितने नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं केरल और तमिलनाडु में? 2668। अगला क्वेश्चन है, संसद ने मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया है। प्रेसिडेंशियल रूल किसी राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो कितने समय के लिए लगा सकता है? अधिकतम 3 साल के लिए। मणिपुर में CM बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद में असेंबली भंग हो गई और प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लगाया गया है। भारत के संविधान का आर्टिकल 356 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। शुरुआत में ये 6 मंथ के लिए लगाया जाता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होता है इसका 3 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। हर 6 महीने पर संसद की मंजूरी जरूरी होती है। यहाँ पर 3 ईयर। क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो पंजाब सरकार ने बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया।
ताकि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स के जरिए होने वाली ड्रग स्मगलिंग को रोका जा सके। इसे तरन तारन जिले में शुरू किया गया है। पंजाब पुलिस और बीएसएफ जो है इसको मिलकर चला रही हैं। अभी तक 3 सिस्टम लॉन्च हो चुके हैं और आगे और भी लगने वाले हैं। यहाँ पर पंजाब करेक्ट होगा। अगला आता है क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा तुवालू देश कहाँ पर स्थित है? तो तुवालू पैसिफिक ओशन में स्थित एक देश है जो पूरे देश का प्लान माइग्रेशन करने वाला है। ऐसा करने वाला तुवालू दुनिया का पहला देश बना है। तुवालू ने यह डिसीजन सी लेवल के लगातार बढ़ने के कारण किया है। तुवालू के लोगों को ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन कराया जाएगा। तुवालू की पॉपुलेशन लगभग 11,000 के आसपास है। ध्यान रखिएगा, पैसिफिक ओशन में स्थित एक देश है, 9 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर सी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल यूथ डे हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य होता है यूथ के इश्यूज और उनकी समस्याओं के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। इस दिवस को यूनाइटेड नेशन द्वारा 1999 में मान्यता दी गई थी। पहला इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त सन 2000 में सेलिब्रेट किया गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 12 अगस्त बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। ये ट्रेन भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन है। 881 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करती है। वंदे भारत भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन भारत में आईसीएफ जो है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा बनाई जाती हैं। यहाँ पर नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस बी आंसर करेक्ट होगा। इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे संसद में पास किया गया किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा? तो नया इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में पास हो गया है। इस बिल को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में पेश किया था। यह बिल इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करता है। कुछ इंपॉर्टेंट की चेंजेस देखें अगर हम इनकम टैक्स बिल 2025 के, तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जो शब्द यूज होते थे उनको बदलकर अब टैक्स ईयर कर दिया गया है। इसके अलावा अब आईटीआर फाइल करने की डेट के बाद भी रिफंड्स वापस मिल सकता है। एमएसएमई की डेफिनेशन को एमएसएमई एक्ट जैसा बनाया गया है जो कि पहले अलग थी। फ्लैट या फिर हाउस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो कि पहले देना होता था। इसके अलावा नए टैक्स बिल की भाषा को आसान बनाया गया है। नए बिल को छोटा बनाया गया है। पहले वाला जो बिल था उसमें 819 सेक्शन थे। इस वाले नए बिल में 536 सेक्शन कर दिए गए हैं। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया एक्ट। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को प्रतिस्थापित करता है। बी आंसर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 2025 का इक्वेटर प्राइज भारत में किस संस्था को दिया गया? तो हाल ही में अभी इस प्राइज की घोषणा करी है यूएनडीपी ने। इस बार ये अवार्ड 10 संस्थाओं को दिया गया। इसमें भारत की एक संस्था को भी ये अवार्ड दिया गया है। बात करें किसे मिला है, तो ये अवार्ड बीवी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया है। इसे ये अवार्ड फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और वुमेन और यूथ एम्पावरमेंट के लिए दिया गया। यहाँ पर बीवी फातिमा स्व सहायता संघ ए आंसर। भारत सरकार ने टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 8,146 करोड़ का बजट आवंटित किया। ये परियोजना किस राज्य में बनाई जाएगी? तो टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में बनाया जाएगा। इसकी कैपेसिटी होगी 700 मेगावाट की। ये प्रोजेक्ट सियोम नदी पर बनेगा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक मतलब ट्रिब्यूटरी नदी है। इस पर 8,146 करोड़ का खर्च होगा और लगभग 6 साल का समय लगेगा। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है। चर्चित टोंगा देश जहाँ पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो टोंगा दक्षिण पैसिफिक ओशन में स्थित एक छोटा सा देश है। हाल ही में यहाँ पर 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप देखने को मिला। अगर इस देश की कैपिटल की बात करें तो क्या है? निकोआलोफा है। टोंगा देश ओशिनिया का हिस्सा है और पॉलिनेशिया क्षेत्र में आता है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है? पैसिफिक ओशन में स्थित है। 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी अपनी शताब्दी वर्ष मनाएगा। यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? तो यूपीएससी 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 के बीच में अपनी सेंचुरी ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक इसके बारे में दिया गया है। ये सिविल सर्विसेज की एग्जाम कराती है। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ए आंसर। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है? तो इंडियन ओलंपिक टीम ने ऑफिशियली 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए इंडिया की बोली को मंजूरी दे दी है।
अगर भारत को मेजबानी मिलती है तो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो हर 4 साल में आयोजित होते हैं। स्टार्ट हुए थे ये 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में। लास्ट कॉमनवेल्थ गेम कहां पर आयोजित हुए थे? बर्मिंघम, इंग्लैंड। वो 22वां एडिशन था इसका, 2022 में। ठीक है, भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है? अहमदाबाद को। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की नेशनल स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में स्टैब्लिश हुई थी। 2025 में इसरो का 56वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? 56वां। नेक्स्ट आता है गाई जात्रा उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो गाई जात्रा फेस्टिवल हर साल नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। यह फेस्टिवल नेवार कम्युनिटी के द्वारा काठमांडू वैली में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल अपने फैमिली मेंबर्स की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें बच्चों को काऊ बनाकर रैली निकाली जाती है। इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी 17वीं सेंचुरी में। 2025 में इसे 10 अगस्त को मनाया गया। नेपाल यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया? इंडियाज फर्स्ट एवर ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन। तो भारत का पहला ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट राजस्थान में किया गया। ये एक्सपेरिमेंट राजस्थान में स्थित जयपुर सिटी के रामगढ़ डैम में किया गया। इसमें क्लाउड सीडिंग के लिए प्लेन्स की जगह पर ड्रोन का यूज किया गया। क्लाउड सीडिंग क्या होता है? इस प्रोसेस का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेनफॉल करने के लिए और वर्षा जो होती है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में ऐसे बादलों में जिनसे बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं उनमें सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स डाले जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन क्लाउड्स में पहले से पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर होना ज़रूरी है। यदि पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर नहीं होगा तो केमिकल डालने के बाद भी बारिश नहीं होती है। तो किस राज्य में प्रयोग किया गया? राजस्थान में। संसद में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो 12 अगस्त को पार्लियामेंट में इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 को पास किया गया। ये बिल इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा जो कि 116 साल पुराना है। नया बिल पोर्ट के बेहतर मैनेजमेंट और भारतीय पोर्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए लाया गया है। तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 ए आंसर। चक्रवाती तूफान एरिन किस महासागर में आया था? तो हरिकेन एरिन अटलांटिक ओशन में देखने को मिला। इसने ईस्ट कैरेबियन आइलैंड को अफेक्ट किया। 2025 अटलांटिक सीजन का यह पहला साइक्लोन है। नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन को हरिकेन कहा जाता है। यहाँ पर हमने अटलांटिक सीजन की बात करी तो ये वह टाइम होता है जब नॉर्थ अटलांटिक ओशन, कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको में साइक्लोन बनने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। 1 जून को शुरू होता है और 30 नवंबर तक ये रहता है। इस बार आशंका है कि 5 से 9 साइक्लोन यहाँ पर बनने की संभावना है। अटलांटिक ओशन बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं, हाल ही में चर्चित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय पीसीए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। देखिए, पीसीए ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अपना डिसीजन दिया है, इसलिए काफ़ी सुर्खियों में है, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। पीसीए का क्या फैसला आया है? पीसीए ने पाकिस्तान का पक्ष सही माना और कहा है कि भारत को इंडस वाटर ट्रीटी के नियमों का पालन करना होगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए ने भारत को पानी का बहाव बहाल करने का निर्देश दिया। भारत ने इस फैसले को खारिज कर दिया है और पीसीए के अधिकार क्षेत्र को नहीं माना है। पीसीए की बात करें तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को हल करना। कहाँ पर स्थित है ये? द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। यही पूछा गया है, द हेग, नीदरलैंड। ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा। साउथ अफ्रीका ने इसे लॉन्च किया। ये एक G20 इनिशिएटिव है जिसे पानी के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इस काउंसिल के मेंबर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और कई ग्लोबल लीडर्स को इनवाइट किया गया था। इस इनिशिएटिव को 13 से 15 अगस्त तक आयोजित किया गया। G20 की अध्यक्षता की बात करें तो साउथ अफ्रीका के पास है, जिसके कारण ये समिट साउथ अफ्रीका ने आयोजित किया है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस काउंसिल? तो वाटर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना जिससे हर जगह पर वाटर की कमी को पूरा किया जा सके, वाटर को ग्लोबल पॉलिसी का हिस्सा बनाना और इस पर विश्व में चर्चा बढ़ाना। इस मकसद से इस काउंसिल को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? साउथ अफ्रीका के द्वारा। नेक्स्ट आता है, भारत ने डीप सी मिशन के अंतर्गत अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की मानव युक्त डाइव लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। डीप सी मिशन कब शुरू किया गया था?
तो डीप सी मिशन के तहत भारत ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 5002 मीटर की मानव युक्त डाइव लगाई है। इसके बाद ये भारत की सबसे गहरी डीप ह्यूमन डाइव बन गई हैं। भारत ने इसके तहत 2 मिशन किए। पहले में राजू रमेश जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उनको 4025 मीटर गहराई में ले जाया गया। इसके बाद जतिंदर पाल सिंह को 5002 मीटर गहराई पर ले जाया गया। इन्हें इतनी गहराई पर ले जाने के लिए फ्रांस का समरसिबल व्हीकल यूज किया गया था। ये भारत के समुद्र मिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट भी है। डीप सी मिशन की बात करें तो भारत का एक इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य डीप सी एक्सप्लोरेशन मतलब गहरे समुद्र की खोज के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करना है। कब लॉन्च हुआ था? ये 2021 में शुरू हुआ था। डी आंसर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। भारत में नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल भारत में सेकेंड नेशनल स्पेस डे मनाया गया। ये दिवस चंद्रयान 3 के मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2024 में पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। इसे पहली बार 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2025 में इस बार की थीम क्या थी? आर्यभट्ट टू गगनयान। संसद में पारित ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत किन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी इसने। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पार्लियामेंट से पास हो गया है। इस बिल के तहत हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स को बैन कर दिया गया है। इसके तहत ड्रीम 11, MPL फैंटेसी, माई 11 सर्कल, ऑनलाइन रमी, ऑनलाइन पोकर जैसे जो ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। यह बिल भारत में ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने और भारत में ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। इस बैन को ना मानने पर 3 साल की सजा और 1 करोड़ का फाइन या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इस बिल के तहत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि गेम्स को रेगुलेट करेगी और भारत में गेमिंग को प्रमोट करेगी और गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। तो किन खेलों पर इस बिल के थ्रू प्रतिबंध लगाया गया है? हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स पर। सी आंसर। चर्चित 1200 मेगावाट कलाई 2 जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो कलाई 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले में प्रस्तावित है। ये प्रोजेक्ट लोहित नदी पर बनाया जाएगा जो कि ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। इसकी क्षमता होगी 1200 मेगावाट की। अनुमानित लागत जो होगी इसकी वो 13 से 14,000 करोड़ की देखने को मिलेगी। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। बक्सर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो पीएम मोदी ने बिहार के गया में बक्सर थर्मल पावर प्लांट का इनॉग्रेशन किया। इस पावर प्लांट में 2 यूनिट बनाई जा रही हैं और हर यूनिट की कैपेसिटी 660 मेगावाट की है। अभी इस पावर प्लांट के पहले यूनिट का इनॉग्रेशन किया है। ध्यान रखिएगा किस राज्य में बनाया जा रहा है? बिहार में बनाया जा रहा है। ड्रेक पैसेज जहां पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया वह किनके बीच स्थित है? तो ड्रेक पैसेज में 7.5 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। ड्रेक पैसेज एक वाटर बॉडी है जो कि साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित है। इस पैसेज की बात करें तो यह सदर्न ओशन का हिस्सा है। साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित है। नॉर्थ में इसके सबसे पास केप हॉर्न आता है जो कि साउथ अमेरिका में है और साउथ में सबसे पास साउथ शेटलैंड आइलैंड देखने को मिलता है जो कि अंटार्कटिका का एक हिस्सा है। इसे सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर रखा गया था जिन्होंने इसकी खोज की थी। हाल ही में यहाँ पर बहुत ही बड़ा भूकंप देखने को मिला। किन के बीच स्थित है ये पैसेज? अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका। नेक्स्ट आता है अलग राज्य टिपरा लैंड की मांग किस राज्य में की जा रही है? तो ट्रिपुरा लैंड नाम का नया राज्य बनाने की मांग कहां पर की जा रही है? त्रिपुरा में की जा रही है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी इलाकों को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जरिए थोड़ा अलग अधिकार दिए जाते हैं। त्रिपुरा में भी ऐसा ही एक क्षेत्र है जिसे त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहा जाता है। ये क्षेत्र त्रिपुरा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 68% हिस्सा कवर करता है और यहाँ पर करीब 1/3 जनसंख्या रहती है। इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर अलग नया राज्य बने तो उसका नाम होगा ट्रिपुरा लैंड। ट्रिपुरा लैंड की मांग क्यों हो रही है? तो जनसंख्या में बदलाव के कारण 1901 में त्रिपुरा की 52% आबादी आदिवासी थी, लेकिन 1971 तक ये घटकर 28% रह गई हैं। आदिवासी लोगों को लगने लगा है कि उनकी पहचान और अधिकार कम हो रहे हैं। सेकेंड रीजन है लिमिटेड पावर्स। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लगता है कि उनके पास बहुत ही कम अधिकार हैं। ट्राइब्स चाहती है कि उनके पास अपने फैसले लेने की शक्ति हो ताकि वे अपनी संस्कृति और जमीन की रक्षा कर सके। तो ये कुछ रीजंस हैं। तो ट्रिपुरा लैंड नाम का नया राज्य बनाने की मांग कहां पर की जा रही है? त्रिपुरा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए योयो टेस्ट के साथ अब किस टेस्ट की शुरुआत करी है?
तो बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए योयो टेस्ट के साथ साथ एक नया टेस्ट शुरू किया है जिसका नाम है ब्रोंको टेस्ट। योयो टेस्ट और ब्रोंको टेस्ट क्या है? देखिए, दोनों टेस्ट खिलाड़ी की फिटनेस मापने के लिए होते हैं। इनसे खिलाड़ी की स्टेमिना और फिटनेस लेवल का पता चलता है। ब्रोंको टेस्ट क्या है? ये एक नया टेस्ट है, हाई इंटेंसिटी टेस्ट होता है। इसमें खिलाड़ी के स्टेमिना, स्पीड और VO2 मैक्स चेक की जाती हैं। VO2 मैक्स क्या है? इसका मतलब है कि शरीर एक्सरसाइज करते समय कितनी ऑक्सीजन का उपयोग कर पा रहा है। जितना ज़्यादा VO2 मैक्स होगा उतना अच्छा फिटनेस लेवल होगा, जितना कम VO2 मैक्स होगा उतना कमज़ोर फिटनेस लेवल होगा। पहले सिर्फ योयो टेस्ट से फिटनेस मापी जाती थी, अब साथ में ब्रोंको टेस्ट भी लागू कर दिया गया है। यहाँ पर डी आंसर। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अजय सिंह को फिर से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। यह उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है। इसी के साथ प्रमोद कुमार को सेक्रेटरी जनरल भी नियुक्त किया गया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो बॉक्सिंग के लिए भारत की गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। नेक्स्ट आता है इंद्रनील भट्टाचार्य को एमपीसी का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इंद्रनील भट्टाचार्य को एमपीसी का नया मेंबर नियुक्त किया। वे राजीव रंजन को रिप्लेस करेंगे और अक्टूबर 2025 में होने वाली मीटिंग को अटेंड करेंगे। इंद्रनील भट्टाचार्य को मार्च 2025 में आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया था। एमपीसी की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत बनाया गया है। इसका काम होता है भारत में इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट कितना होगा ये डिसीजन लेना। इसकी स्थापना जो हुई थी उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई थी। बात करें एमपीसी की, तो एमपीसी के 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं जो कि एमपीसी के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और 3 मेंबर जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है वो इसमें शामिल होते हैं। इस कमेटी का चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर होता है। यहाँ पर पूछा गया एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 होते हैं। सी आंसर। भारतीय सेना द्वारा सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच तालमेल व सहयोग के लिए समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? तो समन्वय शक्ति 2025 इंडियन आर्मी का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका आयोजन इंडियन आर्मी द्वारा असम एंड मणिपुर में किया गया। इसका उद्देश्य है मिलिट्री एंड सिविलियन एजेंसी के बीच तालमेल और सहयोग को बेहतर बनाना। कहां पर आयोजित किया गया? असम एंड मणिपुर में। अगला आता है मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब एवलिन नीम मोहम्मद सालेह ने जीता। यह किस देश से संबंधित हैं? तो मिस ओशियन वर्ल्ड दुनिया की शीर्ष 10 इंटरनेशनल ब्यूटी कंपटीशन में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य है मॉडलिंग एंड फैशन के माध्यम से सी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाना। इसका आयोजन अभी हाल ही में जयपुर में किया गया। इस प्रतियोगिता का खिताब साउथ सूडान की एवलिन नीम मोहम्मद सालेह ने जीता है, जबकि भारत की पारुल सिंह जो रही है, जयपुर से आती है, ये फर्स्ट रनर अप रही हैं। यहाँ पर साउथ सूडान से संबंधित हैं। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं? चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो श्रीनिवास के स्वामी को भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सर्वोच्च संस्था है जिसका मुख्य काम होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करना। ध्यान रखिएगा, श्रीनिवासन के स्वामी। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इनके जीवन पर आधारित बुक का नाम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियन क्रिकेटर प्लेयर चेतेश्वर पुजारा ने 37 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में पुजारा ने साल 2010 में डेब्यू किया था। 2017 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया चुका है। हाल ही में चेतेश्वर पुजारा की वाइफ पूजा पुजारा द्वारा द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ बुक को लॉन्च किया गया था। इस किताब में पूजा पुजारा ने चेतेश्वर पुजारा की क्रिकेट जर्नी, उनके परिवार के संघर्ष और पत्नी के दृष्टिकोण से एक क्रिकेटर की लाइफस्टाइल को बताया है। तो यहाँ पर द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। सी आंसर। यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण रूस के किस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई? तो हाल ही में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया जिससे रशिया के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसमें आग लग गई थी। यह रूस का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। इसमें 4 ऑपरेशन रिएक्टर्स हैं। हर रिएक्टर की क्षमता लगभग 1000 मेगावाट है, यानी कुल इंस्टॉल कैपेसिटी है लगभग 4000 मेगावाट की। यहाँ पर कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट आता है इसरो ने घोषणा की है कि वह 2035 तक अपना सबसे भारी रॉकेट लॉन्च करेगा। उस रॉकेट का नाम क्या है?
तो इसरो का नेक्स्ट जनरेशन हैवी रॉकेट होगा लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल LMLV। इसे खासकर मून मिशन और भविष्य के मानव चंद्र मिशन के लिए बनाया जा रहा है। इसकी पेलोड कैपेसिटी होगी 80 टन। क्या है रॉकेट का नाम? लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल LMLV। हाल ही में चर्चित किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप समूह USA में स्थित है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ, इसलिए सुर्खियों में है। कहाँ पर स्थित है? हवाई आइलैंड में स्थित है। ये हवाई आइलैंड जो है USA का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि पूरी तरीके से द्वीपों से बना हुआ है। अगला आता है एक्सरसाइज मैत्री का 14वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो एक्सरसाइज मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होने वाली बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। ये इसका इस बार 14वां एडिशन है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? मेघालय में। इससे पहले जो पिछला एडिशन था 13वां एडिशन, वो थाईलैंड में आयोजित हुआ था। इस अभ्यास का एक्सरसाइज का मकसद है दोनों सेनाओं के बीच काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग को मजबूत करना। इंडिया और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जा रहा है। डी आंसर। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है जहां से हाल ही में भारत चीन व्यापार पुनः शुरू होने की सहमति बनी है? तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से भारत चीन के बीच व्यापार होता है। 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के कारण व्यापार बंद हुआ था, लेकिन अब इसे फिर से शुरू करने की घोषणा हुई है। यह रास्ता कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इंडिया चाइना के 3 मुख्य व्यापार मार्ग होते हैं। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लिपू लेक उत्तराखंड में है और नाथुला सिक्किम में है। यहाँ पर किन्नौर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये हमारे अगस्त मंथ के फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और हर एक करंट अफेयर को बड़ी डिटेल के साथ में ध्यान से समझा भी होगा। तो यहाँ पर हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप इस वीडियो की डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं, CHSL हुई, दिल्ली कांस्टेबल की एग्जाम हुई, MTS हुई, सभी एग्जाम के लिए लास्ट टाइम रिवीजन को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए पैकेज प्रोवाइड कर रखा है। देखिए इसके अंदर आपको 1 लाइनर्स मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए हमने आपको बिल्कुल एग्जाम स्पेसिफिक GS के 10,000 के आसपास या 10,000 से ज़्यादा 1 लाइनर दिए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए हमने आपको ई-बुक्स प्रोवाइड कर रखी है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। करंट अफेयर की मैराथन PDFs आपको दी गई है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक हमने प्लान किया है, टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड। तो आप इस पैकेज को ज़रूर लीजिएगा। बहुत नॉमिनल चार्ज है, 30 से 50 रुपये के बीच में इसका प्राइस है। एक बार लीजिएगा, आपको 100% फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।